हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्राइम। पिछले एपिसोड के अंत में देखा था सेंग जी ने अपनी पूरी सेना तैयार कर लिया है। कब सारे लोग यहाँ पे बुलाया गया है लीफ विलेज के अंदर, ताकि ये लोग मिलकर चंगली को जल्द छुड़ा सके। अभी फिलहाल तो उनकी प्लानिंग चल रही है कि किस तरीके से चंगली को छुड़ाने वाले हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है, हम एक फ्यूनरल के सीन भी देखते हैं। एक कब्र को उठाकर कब सारे लोग आगे तो बढ़ रहे होते हैं। ये बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहन रखे हैं। ये सारे सू फैमिली से बिलोंग करते हैं और सू फैमिली के मेन एल्डर यानी कि सुइंग के फादर को ऐसे लेके जाया जा रहा है। इस टाइम पर काफी सारे लोग हैं जो कि ये सब कुछ देख रहे होते हैं। कुछ लेडीज देखी कहने लगती है ये सब कुछ क्या हो रहा है। नॉर्मली जो रिच फैमिलीज होती है वो अपने एक फैमिली के अंदर किसी के मरने के बाद में कम से कम 70 दिन तक उस बॉडी को अपने पास में रखती है ताकि उस स्पिरिट को भी अपने पास में रखा जा सके। लेकिन इन लोगों ने तो 7 दिन के अंदर ही इस बॉडी को घर से बाहर निकाल दिया है। ये तो ठीक नहीं है, इनको अपने रीति रिवाज को ठीक से फॉलो करना चाहिए। तभी एक दूसरी लड़की बोलती है तुम एकदम चुप रहो, ये सू फैमिली का पर्सनल मैटर है, वो अपने सब जैसे चाहे उसे देख सकते हैं। ये वो अपने हिसाब से सोचेंगे कि उनको उस बॉडी का क्या करना है। तभी एक तीसरी लड़की बोलती है वहां उस तरफ देखो, अब ये है सू फैमिली की मेन एल्डर। देखा जाए तो ये मेन एल्डर की वाइफ है, तो इसके पास सबसे ज्यादा अधिकार होंगे, सारी पावर्स इसी को मिलने वाली है। इसी तरह की बातें वहां पे सब तरफ हो रही होती है। कुछ लोग इसकी तारीफ भी कर रहे होते हैं, उससे कहने लगता है तुम तो कब जब लकी हो, अब तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, तुम्हारी लाइफ एकदम सेटल हो चुकी है, अब तुम सबसे ज्यादा ऊपर हो, कोई भी तुम्हें कुछ भी नहीं कह सकता, सू फैमिली के ऊपर अब तुम्हारा अधिकार है। ये सारी बातें इस लड़की कान में आ रही होती है लेकिन बिल्कुल रिएक्ट नहीं करती। शायद से अंदर से वो बहुत ज्यादा खुश हो रही है, लेकिन फिर भी चेहरे के ऊपर एकदम मासूम वाली रिएक्शन होता है ताकि वो ये दिखा सके कि अपने पति की डेथ के ऊपर वो काफी दुखी है। लोग इस बात से भी थोड़ी बहुत बातें बना रहे होते हैं कि इस लड़की को अपनी छोटी सी उम्र के अंदर ही अपने पति को खोना पड़ा और ये विधवा हो चुकी है। यहाँ से कुछ देर बाद जब कुछ वापस से ठीक होता है, ये लेडी दोबारा से अपने घर पहुंच जाती है। फ्यूनरल का सारा काम खत्म हो चुका है, तो यहाँ पर आके सोचने लगती है आखिरकार ये सारा काम खत्म हुआ, अब सू फैमिली मेरे कब्जे में है। मैं इस टाइम पर 36 ईयर से हो चुकी हूँ और पिछले 36 ईयर्स के अंदर मैंने एक बार भी खुद को इतना फ्री फील नहीं किया है। इतना सुपीरियर पावर मेरे को कभी अपने आप में फील नहीं हुई, लेकिन आज मैं उसे फील कर पा रही हूँ। मुझे एहसास हो रहा है कि पावर किस तरह की होती है। इसके बाद मेरी लेडी अपने पास्ट में सोचने लगती है कि किस तरीके से इसके पेरेंट्स की ठीक तरह देखभाल नहीं रख पाते थे। वो ठीक तरीके से इन्हें अच्छा खाना, अच्छे कपड़े और कुछ भी नहीं देते थे। इस लेडी के पास में केवल इकलौती चीज जो कि इसके पास में थी वो थी सुंदरता। वो भी उसको भगवान की तरफ से मिली थी, न कि अपने पेरेंट्स की तरफ से। लेकिन वो इकलौती चीज भी उसके पेरेंट्स के काम आई। उसके पेरेंट्स ने इसको किसी को बेच दिया, एक ह्यूमन ट्रैफिकर को, और फिर उस ह्यूमन ट्रैफिकर ने उसे किसी और को बेच दिया, जिसके साथ में इस लेडी की एक स्लेव की जिंदगी शुरू हुई। एक बार बेचे जाने के बाद में लेडी चाहे कितनी भी सुंदर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी जिंदगी एक स्लेव की तरह होती है जिसको बाकी लोग अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। इस तरीके से काफी लंबे टाइम तक ऐसे यूज होने के बाद में फाइनली सू फैमिली के मेन एल्डर की इसके ऊपर नजर पड़ी। क्योंकि लड़की बहुत सुंदर थी तो सू फैमिली का मेन एल्डर इसके झांसे में आ गया और उसने इसके हाथ में कुछ अपना सिस्टम कर लिया। यानी इसका मतलब सुइंग का फादर उतना भी कुछ खास बोला नहीं है जितना सीरीज में दिखाया गया है, वैसे तो दिखाया ही नहीं गया, लेकिन फिर भी उसकी हरकतें काफी खतरनाक रही है। जब पहली बार उसकी मुलाकात इस लेडी से हुई होगी तो वो लगभग 50 साल का होगा और ये लेडी होगी 18 साल की। इसके बावजूद भी उसने उम्र कैप देखे बिना ही इस लड़की के साथ में अपना सिस्टम सेट करने का सोचा, और इस लेडी के साथ से तो ये बेनिफिशियल था ही। उसके सबके अंदर सू फैमिली के अंदर एक मौका मिल रहा है, अपना एक ओहदा मिल रहा है, तो क्यों ना उसे एक्सेप्ट करेगी। उसने एक्सेप्ट कर लिया और अभी 36 साल की हो चुकी है। इस तरीके से पास्ट स्टोरी आगे बढ़ते जा रही है। पास्ट स्टोरी आगे बढ़ना तो ठीक है, लेकिन धीरे धीरे करके इस लड़की कपड़े के उतरते जा रहे हैं। इसी तरीके से अपने कपड़े उतारते हुए अपनी सुंदरता को दिखाते हुए ये लड़की आगे बोलने लगती है अब पूरी सू फैमिली के अंदर मुझे मैडम करके ट्रीट किया जाता है। सब लोग मेरी काफी रेस्पेक्ट करते हैं, कोई भी नहीं है जो कि मुझे किसी भी तरीके से कोई भी ऑर्डर दे सके, और अब मैं हूँ हर चीज की मालिक, हर चीज मेरी है। वो बुढ़ा मरने में इतना लंबा टाइम लगा दिया, 66 साल की उम्र में जाके मरा है। अगर वो पहले मर जाता तो कब की मेरी लाइफ काफी अच्छी हो चुकी होती, लेकिन अभी भी इतना बुरा नहीं है। अभी मैं केवल 36 साल की हुई हूँ, मेरी एज अभी भी काफी कम है, मैं काफी सुंदर और काफी जवान हूँ, और अभी इस टाइम में जैसा फील कर रही हूँ मुझे ऐसा लग रहा है अपनी पूरी 36 साल की एज के अंदर मैंने जितना कुछ भी देखा है ये सभी ज्यादा शानदार है। मैं अपने आप को काफी रिफ्रेश इस टाइम पर फील कर पा रही हूँ। ये सब कुछ कहते हुए लेडी लगातार चांद तो देख रही होती है और अभी इस टाइम पर काफी सुंदर लग रही है। मतलब हाँ, तारीफ के काबिल है, तारीफ करनी चाहिए, भले ही इसके व्यवहार में थोड़ी गड़बड़ हो, लेकिन एक लौती चीज जो उसको अच्छी मिली है वो इसकी सुंदरता, वो काफी सुंदर है। इसके बाद में हम अगले दिन का सीन देखते हैं। ये लेडी आराम से एक पेड़ नीचे बैठी होती है, कुछ खाना एंजॉय कर रही होती है। तभी इसका भाई डिटॉस इस जगह पर आता है, जहाँ पर बोलता है सिस्टर आपने जो भी मुझे करने के लिए कहा था मैंने वो कर दिया है, आपके लिए मैंने खोज शुरू कर दिया है और खोज एकदम कंप्लीट होने वाली है। मैंने कब से लोगों को ढूंढ लिया है। लेडी कहती है कि सच में वो कब से ताकतवर है, मैंने तुमसे कहा था वो केवल काबिल लोग होने चाहिए, इतने काबिल कि उनकी मदद से चंगली को भी हराया जा सके। कि सच में उनकी इतनी काबिलियत है, जल्दी से उनको मेरे सामने लेके आओ, मैं खुद उनकी काबिलियत को देखना चाहती हूँ। डिटोस बोलता है हाँ बिल्कुल, वो सबके सब बहुत ज्यादा काबिल है, मैंने उनमें से हर एक को चेक किया है, उन सभी के हाथों पे खून लगा हुआ है, उन्होंने अब तक कब से लोगों को मारा है, वो काफी ज्यादा जालिम है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है हम उनके साथ में किस तरह की डील नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के जालिम लोग हर किसी के साथ में जालिम ही होते हैं। वो भी हमारे साथ में ऐसा बिहेव कर सकते हैं जैसा वो किसी और के साथ में करेंगे, वो कभी भी हमारे सगे नहीं होंगे। लेडी बोलती है नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, इस तरह के लोग अक्सर ही पैसों के लिए काम करते हैं, जब तक हमें पैसे देते रहेंगे इन लोग खुश रखेंगे तब तक ये कुछ भी नहीं करने वाले। और वैसे भी इस दुनिया के जितने भी ताकतवर लोग हैं वो सबके तो घमंडी और कब तक गुस्सेल तो होते ही हैं। ऐसे लोग मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो घमंडी ना हो, तब गुस्सेल भी ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा ताकतवर हो।
ये 3 खूबियां साथ में मिलना एकदम नामुमकिन है, इसलिए अब जल्दी से टाइम वेस्ट मत करो। अगर उनके अंदर थोड़ा बहुत गुस्सा भी है तो मैं संभाल लूंगी, बस उनको अंदर लेके आओ। ये सुनकर डिटॉस बिल्कुल ऐसा करता है, उन सभी को अंदर लेके आता है। काफी सारे लोग वहां पर सामने की तरफ खड़े हुए हैं और इन सभी के पास में अपने अपने वेपन्स है। देखने से लग रहा है ये थोड़ा बहुत ताकतवर है। डिटॉस एक ही करके इन सभी का नाम बताने लगता है और इन सभी खूबियां बताता है। इसे सुनकर लेडी बोलती है, ये सारे तो काफी स्किल्ड है ब्रदर, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतनी जल्दी इस काम करने में कामयाब हो जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें तो पता है ना कि चैंगली जल्दी इस सिटी के अंदर अपने काफी सारे लोग को बुलाने वाला है। अब तक तो वो काफी सारे लोग को लेकर आ भी चुका होगा और वो कोई ना कोई प्लानिंग कर रहे होंगे इससे पहले कि वो चैंगली को छुड़ाए और फिर चैंगली यहाँ पर आकर हम पर अटैक करके हमें मारने की कोशिश करे। उससे पहले इन सभी को सेटअप कर दो, मुझे और लोगों की जरूरत पड़ सकती है। तुम्हें इस टाइम पर बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा क्योंकि तुम्हारे ऊपर भी अटैक हो सकता है। तुम भी मेरे साथ में हो, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता, जब तक चैंगली नहीं मर जाता, तब तक तुम पूरी तरह सतर्क रहना, कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। हमें केवल किसी भी तरीके से एक रात के लिए खुद को संभालना है, उसके बाद तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, चैंगली को मार दिया जाएगा। केवल ये एक रात यही हमारे लिए लंबी होगी। लेडी ये कहते हुए यहाँ पर जितने भी लोग सामने तक खड़े होते हैं उनमें से एक को स्कैन कर रही होती है। इस टाइम नोटिस करते हैं यहाँ पर इन सारे बड़े लोगों के बीच में एक छोटा सा बच्चा भी है। इसे देखकर लेडी कहती है, डिटॉस ये क्या है? ये तो तुम एक छोटे से बच्चे को लेकर आए गए हो, यहाँ पर तुम इससे लेकर आए हो। मैंने कहा ताकतवर लोग, ये ताकतवर तुम्हें कहाँ से लग रहा है? डिटॉस कहता है, ये तो सबसे ज्यादा खूंखार है, सबसे खतरनाक बंदा यही है। काफी टाइम पहले एक ट्रैफिक ग्रुप ने इसको पकड़ लिया था। ह्यूमन ट्रैफिकिंग ग्रुप इसको कहीं पर गुलाम बनाने के लिए लेके जा रहा था, लेकिन रास्ते में इसने सबको मार दिया, उनमें से एक भी जिंदा नहीं बचा। इसके बारे में रूमर्स है कि ये बंदा एक जानवर की तरह है, कभी भी किसी के ऊपर अटैक कर सकता है और उसके अटैक बहुत ज्यादा खूंखार होता है। इसने पूरे ग्रुप को अकेला खत्म कर दिया इतनी छोटी सी एज में। आप तुलना कर सकते हैं ये बंदा कितना खतरनाक होगा। लेडी बोलती है, क्या सच में ये इतना खतरनाक है? ये कहते उस बच्चे के पास में आती है और उससे पूछती है, तुम्हारी एज क्या है? तुम दिखने में कब जब छोटे बच्चे लग रहे हो। वो बच्चा बोलता है, मैं 16 साल का हूँ और मेरा नाम गोंग जोंगाई है। वैसे इस टाइम पर नोटिस कर सकते हैं इस बच्चे की शक्ल काफी हद तक लिू बाई से मैच कर रही है। हो सकता कोई इत्तेफाक हो क्योंकि लिू बाई के चेहरे के ऊपर इस तरह के निशान नहीं थे। लेडी आगे बोलती है, तुम टीनेज हो, मुझे तुम काफी ज्यादा पसंद आए, मैं तुमसे वादा करती हूँ तुम्हें लंबे टाइम तक निवास में रखने वाली हूँ। भले इन सभी को छोड़ दिया जाए, इन सभी को फ्री कर दिया जाए, लेकिन तुम परमानेंटली अब से मेरे साथ में रहोगे। मैं जल्दी तुम्हारे लिए अच्छे कपड़ों का इंतजाम करती हूँ। जोंगाई बोलता है, नहीं कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेडी बोलती है, ऐसे किसी जरूरत नहीं है, अब से तुम मेरे साथ में हो और जो लोग मेरे साथ में होते हैं उनकी लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी हो जाती है। अब तुम्हारी लाइफ भी अच्छी शुरू हो चुकी है, तुम्हारा अच्छा टाइम आ चुका है। ये कहते वो लेडी हंसना शुरू कर देती है। उसके पास में काफी पैसा है, इतनी छोटी मोटी चीजें तो कर ही सकती है। इसके बाद मेरी रात हो जाती है। हम एक बंदे को देखते हैं, इसका नाम जनरल क्योक्यू है, जो कि अभी अभी एक बार से बाहर निकला है। वहां पर सामने तो 2 लेडीज खड़ी हुई है, उनसे कहने लगता है, ठीक है अब मैं चलता हूँ। ये दोनों लड़के भी इस टाइम पर काफी ज्यादा खुश है। उससे बोलने लगती है, जनरल क्योक्यू आप बहुत ज्यादा शानदार है, आपका हाल ही में प्रमोशन हुआ है, लेकिन प्रमोशन के बाद में हमें भूल मत जाना, यहाँ पर आते रहिएगा। क्योक्यू बोलता है, हाँ बिल्कुल, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ, तुम लोगों को तो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो लड़कियां बोलती है, हाँ बिल्कुल, हमें भी याद रखना, हम इसी तरीके से आपकी सेवा करते रहेंगे। वैसे एक ही साथ में आपको 2 बार प्रमोशन हो चुका है। एक तो आपको सोल्जर के रूप में प्रमोशन मिला, आप एक जनरल बन चुका है, वहीं दूसरी तरफ आपकी वाइफ भी प्रेग्नेंट हो चुकी है, आपका डबल प्रमोशन होने वाला है, आप फादर बनने वाले हैं। ये लेडीज इससे कुछ कह रही होती है, तभी वो जनरल यहाँ से बाहर निकल जाता है और सीधे अपने घर पहुंचता है। घर के पास में जब नॉक करते हुए कहने लगता है, देखो मैं आ गया। अंदर घुसते ही वो अपने घर के अंदर कुछ अजीब सी चीज नोटिस करता है। वहां पर कोई भी नहीं है, एक अजीब शांति है। तभी हम देखते हैं साइड में एक बंदा खड़ा हुआ है और इसी के साथ में इससे पहले कि जनरल को कुछ मूवमेंट करने का मौका मिला, एकदम से हाथ उसके पास से पहुंच जाता है। हाथ से उसके मुंह को बंद कर दिया गया है। चक्कू को उसके गर्दन पे लगाते हैं और फिर आगे बोलते हैं, बिल्कुल भी हिलने की या फिर कुछ भी करने की कोशिश मत करना, तुम्हारा एक शब्द तुम्हारी जान ले लेगा। इसी के साथ जनरल समझ जाता है यहाँ पर सरेंडर करना पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं कर सकता। काफी सारे बैंडिट्स उसके घर के अंदर घुस आए और उस सब के साथ उसे तुरंत ही मार देंगे। तभी सामने की तरफ एक और बैंडिट इस जगह पहुंचती है और जयप्रा से बोलती है, जनरल क्यों तुमसे मिलने के लिए हमने काफी लंबे टाइम इंतजार किया है, काफी देर लगा दी तुमने। क्या तुम्हें किसी ने सिखाया नहीं कि अच्छे बच्चे जल्दी घर लौट आते हैं? तुम्हें भी जल्दी घर आ जाना चाहिए, ऐसे बाहर इधर उधर घूमते रहना ये अच्छी बात नहीं है। जनरल बोलता है, तुम लोग क्या चाहते हो? अगर तुम्हें थोड़े पैसे वगैरह चाहिए तो पैसे मैं तुम्हें दिला सकता हूँ, तुम्हें जितने पैसे चाहिए होंगे उतने तुम्हें मिल जाएंगे, लेकिन मुझे या फिर किसी को भी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बैंडिट बोलता है, बकवास बंद करो, तुम्हारे से बिल्कुल पैसे नहीं है, ये बात हम अच्छी तरह जानते हैं। तुम्हारे बिहेवियर के बारे में हमने पता किया है कि तुम किस तरह के इंसान हो, तुम एक बहुत बड़े गैम्बलर हो, तुम्हारे पर बहुत सारा कर्जा है, जितना पैसा तुम कमाते हो उससे ज्यादा पैसा तुम गैम्बलिंग में लगा देते हो, और इसके अलावा तुम्हारे शौक भी काफी ज्यादा खतरनाक वाले हैं। तुम लड़कियों के पीछे बहुत ज्यादा पागल हो, उनके ऊपर भी खूब पैसा उड़ा देते हो, तो खुद के पास में कुछ भी बचा नहीं है, तुम कर्जे में पूरी तरह डूबे हुए हो, तुम्हें पैसे दोगे? क्या तुम्हारी इतनी हैसियत है? जनरल बोलता है, अब जब तुम मेरे बारे में इतना सब कुछ जानते ही हो तो फिर यहाँ पर क्या पॉइंट बनता है? तुम्हें पता है मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। बैंडिट कहती है, नहीं, हम यहाँ पर तुमसे कुछ भी लेने के लिए नहीं आए, बल्कि तुम्हें कुछ देने के लिए आए, वो चीज जो कि तुम्हारे काम की है। देखो इसमें क्या है, इसके अंदर सिल्वर कॉइन्स है, ये 1000 सिल्वर कॉइन्स है, ये सारे तुम्हारे हो सकते हैं। जनरल बोलता है, क्यों? तुम ये सब कुछ मुझे क्यों दे रही हो? मैं पक्के तौर पे कह सकता हूँ इन कॉइन्स को देने के बदले में तुम्हारा अपना कुछ स्वार्थ होगा। बैंडिट बोलती है, हाँ बिल्कुल हमारा स्वार्थ है, हमने कुछ सोच रखा है और हम तुम्हारे साथ में एक डील करना चाहते हैं।
हम चाहते हैं इन सिल्वर के बदले में तुम डील के ऊपर साइन करो और हमारी हर बात को मानो। तुम चाहो तो इस डील के हक करने से मना कर सकते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें सिल्वर कॉइन्स नहीं मिलेंगे और साथ में तुम्हारी पूरी फैमिली को खत्म कर दिया जाएगा। ये सब के सब ऐसे गायब हो जाएंगे जैसे कभी भी इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जनरल बोलता है मैं समझ चुका हूँ तुम लोग कौन हो, तुम लोग जरूर से टोड विलेज से बिलोंग करते हो। बैंडिट बोलती है हाँ बिल्कुल, हम वहीं से बिलोंग करते हैं। तुम काफी स्मार्ट हो, तुम एक जनरल बन चुके हो और समझ में आ रहा है कि तुम्हें जनरल की उपाधि क्यों मिली है। तुम्हारा दिमाग अब चलने लगा और अब तो शायद से तुम्हें ये भी समझ में आ चुका होगा कि हम यहाँ पर आए क्यों हैं। जनरल बोलता है हाँ मैं समझ चुका हूँ, तुम यहाँ पर जंगलियों छुड़ाने के लिए आए हो जो कि टोड विलेज का लीडर है जिसको हमने पकड़ा है। लेकिन एक बात मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूँ, मेरे पास भी इतनी पावर नहीं है कि उसे दोबारा जेल से छुड़ा सकूं। उसको जेल छुड़ाने के लिए मुझे बहुत ज्यादा हायर अथॉरिटी से बात करनी पड़ेगी और वो भी मुझे मना कर देंगे। मेरे पास में इतनी पावर नहीं कि उसको वहां से बाहर निकाला जा सके। बैंडिट बोलती है नहीं तुम गलत समझ रहे हो, हम यहाँ पर इस सब के लिए नहीं आए। तुम्हारा काम है बैंडिट्स को पकड़ना, तुमने तो केवल अपना काम किया है। तुम एक जनरल हो, तुम्हारे काम के लिए मैं तुम्हें कोई भी सजा नहीं दे सकती। तुम्हें उनको छोड़ने के लिए भी नहीं कहा जा रहा है, तुम्हें बस इतना कहा जा रहा है तुम्हें अपने काम को एकदम ठीक से करना है। हमारे लीडर लॉस्ट हो चुका है, वो थोड़े बहुत खो गए, ये उनकी गलती थी, तुमने उन्हें पकड़ लिया, ये इसके लिए तुम्हें शाबाशी मिलनी चाहिए और इसी वजह से हम तुम्हें जिंदा छोड़ रहे हैं। ये सारे कॉइन्स तुम्हें मिल जाएंगे, तुम्हें बस इसके बदले में केवल एक ही काम करना है, उनको किसी तरह की चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। हम चाहते हैं जेल के अंदर उनको अच्छा ट्रीटमेंट मिले, तुम उनके साथ में एकदम जेंटल बिहेव करो, अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम्हें सजा मिलेगी। जनरल बोलता है मैंने कहा ना इस सब के अंदर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, अगर मैं तुम्हें मदद करना भी चाहूँ तो भी मेरी बस की नहीं है। बैंडिट बोलती है अच्छा ऐसी बात है, हमने अभी तुम्हें 1000 सिल्वर कॉइन्स दिए हैं, इनसे नहीं कर सकते तुम, ठीक है तुम्हें 2000 सिल्वर कॉइन्स दे देते हैं, डबल कर दिए, अब तो तुम ये काम कर पाओगे। इसी के साथ ही इस जनरल कोक्यू को और भी काफी सिल्वर कॉइन्स दिखाए जाते हैं और इसके बाद इसको एहसास हो जाता है कि टोड विलेज कितना ज्यादा अमीर है, इनके पास में बहुत सारे पैसे हैं, अपने लीडर को केवल चोट लगने से बचाने के लिए इतना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। बैंडिट आगे बोलती है अब हमें लगता है हमें यहाँ चलना चाहिए, यहाँ पर हम जिस काम के लिए आए थे वो काम हो चुका है। जनरल एक बात उससे ध्यान रखना, तुम किससे पंगा ले रहे हो, ये पंगा तुम्हें भारी पड़ सकता है। जनरल बोलता है तुम लोग यहाँ जाते रहे हो, लेकिन क्या तुम पूरी तरह श्योर हो कि मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगा? ऐसा भी तो हो सकता है इन सारे पैसों को मैं लेके रख लूं और फिर उसके बाद में अपनी मर्जी काम करो, मैं जो चाहे वो कर सकता हूँ, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। बैंडिट बोलती है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि इस दुनिया के अंदर सच में ऐसी कोई जगह है जहां तुम बैंडिट से बच पाओ? तुम कहीं भी जाके छुप जाओ, बैंडिट्स तुम्हें ढूंढ ढूंढ के कहीं ना कहीं से मार ही देंगे। अगर हमने एक बार डिसाइड कर लिया कि तुम्हें जान से मारना है तो इस दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है जो कि तुम्हें बचा पाए या फिर तुम्हारी फैमिली को बचा पाए। इसलिए इस देश के लिए अपने दायित्व को निभाने से पहले अपनी फैमिली के लिए भी दायित्व को निभाओ, तुम्हारी फैमिली खत्म हो जाएगी, देश का तो क्या ही जाएगा। अगर तुम कोई भी गड़बड़ करते हो तो हम जल्दी तुमसे दोबारा से मिलने के लिए आएंगे और अगली मुलाकात ऐसे नहीं होगी, हम खाली हाथ वापस नहीं लौटेंगे, हम तुम्हारे हाथों को, तुम्हारी आंखों को या तुम्हारे पाँव को अपने साथ में ले जाएंगे। इसी के साथ में सारे बैंडिट्स वहां चले जाते हैं और अब यहाँ पर सब कुछ पता शांत हो चुका है। जनरल क्योंकि लगातार उन सिल्वर कॉइन्स को देख रहा होता है और इनके सोचा लगता है तो ये सब था टोड विलेज की असली पावर। टोड विलेज के लोग अपने लीडर को बचाने के लिए इतना सब कुछ करने के लिए तैयार है। मेरे पास में इस टाइम पर केवल 2 ऑप्शन है, या तो मैं इन सिल्वर कॉइन्स को रख सकता हूँ या फिर अपनी गर्दन के ऊपर एक स्वॉर्ड को। ये चुनाव मेरे लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होना चाहिए, मैं अच्छी तरह जानता हूँ मुझे अब क्या करना है। इसके बाद में पूरा सीन दोबारा से रिपीट होता है लेकिन थोड़े अलग तरीके से। जनरल क्योंकि तो इस जगह मौजूद है लेकिन सामने की तरफ लेडी आई हुई है जिसके पास में काफी सारे कॉइन्स है। यात्रा के बोलने लगती है तुमने अभी तक उस बंदे जंगली को खत्म क्यों नहीं किया है, वो कितना बड़ा बैंडिट है, उसको जान से मार दो। जनरल क्योंकि बोलता है नहीं मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता, वो भले बैंडिट हो लेकिन फिर भी उसको मारने का अधिकार मेरे पास में नहीं है, मैं उसको नहीं मारूंगा। ये सुनकर ये लेडी अपने पास से काफी सारे कॉइन्स को बाहर निकालती है, फिर बोलती है अगर तुम उसको मार देते हो तो उसके बदले में तुम्हें कॉइन्स दूंगी, देख लो तुम्हें कितना फायदा है। एक तो तुम उस बैंडिट को मार दोगे जिसने इतना सा नुकसान बचाया है और साथ में तुम्हें पैसे मिल जाने वाले हैं। ये सुनकर भी जनरल क्योंकि का दिल बिल्कुल पसीजता नहीं है, वाकई बोलता है नहीं मैं अभी भी हाँ नहीं कह सकता, मैं बहुत ज्यादा ईमानदार हूँ, आपके इस पैसे को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ। ये कहते हुए उसके मन के अंदर डर ही होता है, उसे पता है इसको मना करना तो आसान है लेकिन अगर उन बैंडिट्स की बातों टाल दिया तो जान चली जाएगी। वहीं दूसरी तरफ लेडी सोच रही होती है ये बंदा इतना ईमानदार कब से हो गया, ये तो बहुत ज्यादा फेमस है अपनी लफंगेबाजी के लिए, इसकी किस तरह की हरकत है वो सब मैं जानती हूँ और अब मेरे साथ में इतनी ईमानदारी से बात कर रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। इसी के साथ में फिलहाल के लिए यहीं पर इस सीरीज का एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।